हेलो फ्रेंड्स, हमने सीटेट का सेट एक्स का सीडीपी के क्वेश्चन लिए हैं। 1 से 10 क्वेश्चन इसमें हैं। उसके बाद 10 से 20 दूसरे वीडियो में मिलेंगे और 20 से 30 अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आप लोग 1 से 10 तक पढ़िए, इसमें डिटेल से पढ़ाया गया है और इसके आंसर की भी व्याख्या की गई है। आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है कि अभिकथन ए क्या दिया है। खराब लेखन क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। और कारण ए लिखा है, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। तो इसको देखते हैं, इसके विकल्प क्या दिए हैं। विकल्प ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत हैं, ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या क्या करता है। ए आर दोनों सही हैं लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही विकल्प 3 है, ये वाला। तीसरा, ए और आर दोनों सही हैं तथा ए और आर की सही व्याख्या करता है, ये वाला सही है। ये क्यों सही है? क्योंकि अभिकथन ए देखते हैं, खराब क्षमता वाले छात्रों को अक्सर उनके शिक्षकों द्वारा बौद्धिक रूप से अक्षम के रूप में चित्रित किया जाता है। यह कथन व्यवहारिक रूप से सही है। कई बार शिक्षक छात्र की खराब लिखावट या लेखन संबंधी कठिनाइयों का उसकी कम बुद्धिमत्ता और बौद्धिक क्षमता मान लेते हैं। तो ए को सही हो गया, ए भी सही है। और आर देखते हैं, शिक्षकों में अंतर्निहित पूर्वाग्रह होते हैं और छात्रों के सीखने के व्यवहार के बारे में धारणा रखते हैं जो छात्रों के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। यह कथन भी बिल्कुल सही है। शिक्षकों को अपने पूर्वाग्रह और रूढ़िवादिता सब बच्चों की क्षमताओं के आकलन को प्रभावित करते हैं जिससे बच्चों के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसमें कथन आर में ये लिखा गया है कि जो शिक्षक होते हैं वो अंतर्निहित जो बच्चों के पूर्वाग्रह पहले से होते हैं उनसे धारणा रख लेते हैं कि बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, तो इससे बच्चों के विकास पर प्रभाव पड़ता है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो ए और आर दोनों सही हो गए, ए आर की सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए एक तरीका नहीं है। तो यहाँ पर ये देखना है कि जो तरीका नहीं होगा वो सही होगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। दूसरा है, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। तीसरा है, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना। चौथा है, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो इसका सही उत्तर पहला हो जाएगा। प्रश्न का अनुवाद और विश्लेषण, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में विविधता को बढ़ावा देने के लिए तरीका नहीं है। तो पहला है, विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर पूर्वाग्रह के अनुकूल व्यवहार करना। यह गलत है क्योंकि पूर्वाग्रह के आधार पर व्यवहार करना भेदभाव को बढ़ावा देता है, विविधता को नहीं, इसलिए यह विविधता बढ़ाने का तरीका नहीं है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा क्योंकि इसमें दिया गया है कि विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के आधार पर उनके अनुकूल व्यवहार करना। तो ये इसके पूर्वाग्रह के अनुसार व्यवहार कर रहा है तो भेदभाव पैदा कर रहा है, तो ये पहला ही सही हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं ऑप्शन, अलग अलग पृष्ठभूमि और संस्कृतियों के व्यक्तियों के साथ बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों को अवसर प्रदान करना। यह एक सकारात्मक तरीका है जो छात्रों में आपसी समझ बढ़ाता है। ये दूसरा सही है, लेकिन
ये ऑप्शन के हिसाब से सही नहीं है। तीसरा देखते हैं, पाठ्यक्रम में विभिन्न दृष्टिकोणों और अनुभवों को शामिल करना यह समावेशी शिक्षा का हिस्सा है जो विविधता को बढ़ावा देता है। ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन में पूछा गया है कि नहीं, तो ये सही नहीं होगा। चौथा, विद्यार्थियों को उनकी अनूठी पहचान और संस्कृतियों को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करना यह छात्रों में आत्मविश्वास जगाता है और कक्षा में विविधता का सम्मान करता है। चूँकि यह प्रश्न में नहीं पूछा गया है, इसलिए पहला विकल्प ही सही उत्तर होगा। ओके, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? फर्स्ट वाला, ये वाला फर्स्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से अधिगम अक्षमता और इसके कारण होने वाली चुनौतियों का सही मेल कौन सा है? पहला ऑप्शन है पठन वैकल्पिक संख्याओं और अंकगणितीय संक्रियाओं की सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है। दूसरा है गति समन्वय वैकल्य, ठीक से देख सुन और बोल पाने की क्षमता को प्रभावित करता है। तीसरा है गुणज वैकल्य, पढ़ने की क्षमता और भाषा प्रसंस्करण कौशल को प्रभावित करता है। चौथा है लेखन वैकल्य, सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। तो इसका देखते हैं इस आंसर कौन सा है। आंसर 4 सही है। लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। इसे डिस्ग्राफिया भी कहते हैं। यह एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता है जो हाथ की मांसपेशियों के नियंत्रण और साफ लिखावट या वर्तनी को कठिन बनाती है। तो इसे क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया। ऑप्शन कौन सा सही हो गया हम लोग का? चौथा, फोर्थ, लेखन वैकल्य। अन्य विकल्प के बारे में देखते हैं। पठन वैकल्य क्या होता है? डिसलेक्सिया, यह पढ़ने, शब्दों को पहचानने और भाषा समझने में चुनौती देता है। अगला है गुणज वैकल्य, इसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। यह गणितीय गणनाओं और संख्याओं को समझने में परेशानी पैदा करता है। उसके बाद गति समन्वय वैकल्य, यह शारीरिक गतिविधियों और संतुलन को प्रभावित करता है। ओके, इसको डिस्प्लेक्सिया कहते हैं। तो ये तीनों विकल्प गलत हो गया। सही कौन सा है? चौथा, ये फोर्थ वाला, लेखन वैकल्य सूक्ष्म पेशी कौशल और वर्तनी को प्रभावित करता है। चौथा देखते हैं, फोर्थ, स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को आसानी होती है। पहला ऑप्शन है परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। दूसरा है गतिविधियों के बीच तेजी से बदलाव करने में। तीसरा है अजनबियों के साथ संवाद करने में। चौथा है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। इसकी व्याख्या ये है कि स्वाधीनता क्या होता है? यह एक न्यूरो डेवलपमेंट तंत्र का विकासात्मक स्थिति है जिससे पीड़ित बच्चे विद्यार्थियों को सामाजिक संवाद, बातचीत या व्यवहार में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। स्वाधीनता के बारे में ये लिखा है, ये जो क्वेश्चन में लिखा गया है स्वाधीनता। ओके, पूर्वानुमेय दिनचर्या, स्वाधीनता से जूझ रहे विद्यार्थियों को ऐसी दिनचर्या पसंद होती है जो तय और जानी पहचानी हो। अचानक होने वाले बदलावों से उन्हें तनाव, घबराहट हो सकती है, इसलिए निश्चित टाइम टेबल और परिचित माहौल उन्हें काम करने से आसानी प्रदान करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो गया? पहला, परिचित और पूर्वानुमेय दिनचर्या का पालन करने में। अन्य विकल्प गलत क्यों है? दूसरा देखते हैं। तो गतिविधियों की तेज़ी से बदलाव करने में, ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को एक गतिविधि से दूसरी गतिविधि में अचानक जाने में कठिनाई होती है। और तीसरा है अजनबियों के साथ संवाद करने में, सामाजिक मेलजोल और अजनबियों से बातचीत करने में इन्हें बहुत परेशानी होती है।
चौथा है बातचीत के दौरान आंखों का संपर्क स्थापित करने में आंखें मिलाना ऑटिज्म के मुख्य लक्षणों में से बड़ी चुनौती है। तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा तीसरा चौथा गलत है, क्योंकि अजनबियों से बात करने में भी दिक्कत होगी, गतिविधियों के साथ तेज़ी से बदलाव करने में दिक्कत होगी, बातचीत के दौरान आंखों के संपर्क स्थापित करने में दिक्कत होगी। ओके, अगला देखते हैं क्वेश्चन 5, प्रतिभाशाली बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो नहीं पूछा गया है। प्रतिभाशाली बच्चे विशेष क्षमताओं और सामर्थ्य के साथ पैदा होते हैं जिन्हें विकसित करने की आवश्यकता होती है। पहला को ऑप्शन है। दूसरा है प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना की कमी होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा हो गया बच्चे विभिन्न स्तरों पर प्रतिभाशाली हो सकते हैं और कुछ में किसी प्रकार की क्षमता भी हो सकती है। चौथा है बच्चे एक से अधिक प्रकार की बुद्धि से प्रतिभाशाली हो सकते हैं। तो सही विकल्प क्या क्या हो गया? दूसरा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों में जिज्ञासा की भावना कमी होती है और उनकी कल्पना शक्ति भी कमज़ोर होती है। यह गलत है, तो इसका ऑप्शन सही 2 हो गया, क्योंकि ये गलत ही पूछा गया है। स्पष्टीकरण, यह कथन गलत है, इसलिए यही प्रश्न का सही उत्तर है। जिज्ञासा और कल्पना शक्ति का मतलब बताया गया है यहाँ पे जिज्ञासा और कल्पना शक्ति का मतलब बताया गया है। प्रतिभाशाली बच्चों की मुख्य विशेषता यह होती है कि उनमें बहुत अधिक जिज्ञासा होती है और उनकी कल्पनाशीलता अत्यधिक तीव्र होती है। वे नई चीज़ों को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, इसलिए कहना कि उसमें जिज्ञासा और कल्पना शक्ति कम होती है यह पूरी तरह से गलत है। ओके, ये ऑप्शन के बारे में बताया गया है कि गलत दिया गया है ऑप्शन, तो जो गलत है वही सही है। ओके, इस क्वेश्चन में अन्य ऑप्शन के बारे में देखते हैं। पहला सही है, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चों में जन्मजात विशेष क्षमताएं और सामर्थ्य होते हैं जिन्हें सही वातावरण और मार्गदर्शन देकर विकसित करने की आवश्यकता होती है। कथन 3 सही है, बच्चे अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिभाशाली हो सकते हैं। इसके साथ ही कुछ प्रतिभाशाली बच्चों में किसी तरह की अक्षमता भी हो सकती है जिन्हें ट्वाइस एक्सेप्शनल कहा जाता है। कथन 4 भी सही है। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार एक बच्चा एक से अधिक प्रकार की बुद्धिमत्ता जैसे भाषाई और तार्किक दोनों में प्रतिभाशाली हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो गया? दूसरा वाला, ये वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। दूसरा, विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। तीसरा है विद्यार्थियों की समझ में और अधिक फैसला पैदा करता है। चौथा है विद्यार्थियों के अधिक संज्ञानात्मक कौशलों में बाधा पैदा करता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ये है क्वेश्चन 6, इसका आंसर सही है 2, सही उत्तर 2 है, ये सेकंड वाला। मुख्य बिंदु, विद्यार्थियों द्वारा स्वयं का त्रुटि विश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रक्रिया विद्यार्थियों को अधिक गलतियों को पहचानने और समझने में उन्हें सुधार करने का अवसर देती है। यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है जो उन्हें सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने में मदद करता है। विकल्पों का विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कौन कौन सही है, क्यों गलत है। पहला ऑप्शन है अधिगम प्रक्रिया में एक निरर्थक गतिविधि है। यह गलत है, क्योंकि गलतियों का विश्लेषण करना सीखने की एक अत्यंत उपयोगी गतिविधि है। ओके, ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि गलतियों का विश्लेषण करना सीखने की अत्यंत उपयोगी गतिविधि है। और दूसरा है विद्यार्थियों के लिए अधिगम को स्मृति में बनाए रखने में सहायता प्रदान करता है। यह सही है, क्योंकि जब छात्र स्वयं अपनी गलतियों को खोजते हैं तो उनकी समझ गहरी होती है और वे उस जानकारी को लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही हो गया था। और तीसरा देखते हैं, विद्यार्थियों की समझ में अधिक फासला पैदा करता है। यह गलत है, क्योंकि फासले को बढ़ाता नहीं है बल्कि कम करता है।
चौथा देखते हैं, विद्यार्थियों के अधिसंज्ञानात्मक कौशलों में बाधा डालता है। यह भी गलत है, क्योंकि उनके अधिसंज्ञानात्मक खुद से सोचने के तरीके को समझना कौशल को बढ़ावा देता है। इसे मेटा कॉग्निटिव बोलते हैं, ये जो लिखा है। सातवां क्वेश्चन है, घोषणात्मक ज्ञान और प्रक्रियात्मक ज्ञान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। प्रक्रियात्मक ज्ञान किसी चीज़ के बारे में तथ्यात्मक ज्ञान बताता है। तीसरा है, घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कैसे चीज़ें कैसे करनी चाहिए। चौथा है, घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो सातवां का ऑप्शन पहला सही हो गया, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। सही विकल्प एक है, प्रक्रियात्मक ज्ञान आमतौर पर कार्यविधि उन्मुख होता है। तो पहले जानते हैं प्रक्रियात्मक ज्ञान होता क्या है। यह जानने से संबंधित है, किसी कार्य को कैसे करना है। यह पूरी तरह से कार्यविधि, कौशल, चरणों और नियमों के प्रयोग के आधार पर या प्रोसीजर ओरिएंटेड होता है, जैसे साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना। इसलिए कथन एक सही है। घोषणात्मक ज्ञान क्या है। यह जानने से संबंधित है कि कोई चीज़ क्या है। इसमें तथ्यों, सूचनाओं, तारीखों और सिद्धांतों का ज्ञान शामिल होता है। अन्य विकल्पों का विश्लेषण। अन्य विकल्पों का विश्लेषण देखते हैं। विकल्प दो गलत क्यों है, क्योंकि प्रक्रियात्मक ज्ञान तथ्यों को नहीं बल्कि काम करने के तरीके को बताता है। तथ्यों का ज्ञान घोषणात्मक ज्ञान कहलाता है। ओके। तीसरा गलत क्यों है, क्योंकि घोषणात्मक ज्ञान इस बात पर जोर देता है कि कोई चीज़ क्या है, ना कि कैसे करनी चाहिए। चौथा गलत है, क्योंकि घोषणात्मक ज्ञान को विश्लेषणात्मक ज्ञान के रूप में नहीं जाना जाता है। इसे वैचारिक या तथ्यात्मक ज्ञान कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, जिन विषयों को मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, उन्हें सीखने में समय लगता है और वे अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। एक बार यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे वे के आगे यहाँ पे खाली स्थान है। यहाँ पे गलती हो गई क्वेश्चन को लिखने में। ये वे के आगे और मे के आगे दोनों में खाली स्थान है। तो पहला ऑप्शन है कम कम, दूसरा लंबा लंबी, तीसरा कम लंबी, चौथा लंबा कम। तो इसका ऑप्शन तीसरा सही है, लंबा लंबी, क्योंकि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से संबंधित विशेष रूप से आत्मीकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं पर मौजूदा संज्ञानात्मक संरचनाओं का विस्तार या संशोधन। जब किसी नई वस्तु को समझने के लिए हमें वर्तमान सामाजिक स्कीमा में बदलाव या संशोधन करना पड़ता है, तो इस प्रक्रिया को समायोजन कहते हैं। सीखने में लगा वाला समय, क्योंकि इस प्रक्रिया में पुरानी सोच को बदलना या नया स्कीम बनाना शामिल है, इसलिए इसमें लंबा समय लगता है। और स्मृति की अवधि, जब ज्ञान हमारे संज्ञानात्मक ढांचे के गहराई से संशोधित करके सीखा जाता है तो वह समय स्थायी और गहरी होती है, इसलिए जानकारी स्मृति में लंबी अवधि के लिए बनी रहती है। इस वाक्य को पूरा इस प्रकार होगा, जिन विषयों वस्तुओं को मौजूदा संरचनात्मक संरचनाओं के विस्तार या संशोधन की आवश्यकता होती है, वे सीखने में लंबा समय लगता है और वे लंबी अवधि के लिए स्मृति में बने रहते हैं। मतलब पूरा वाक्य ये होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो देखिए, ये मे के आगे देखिए लंबा लिखा जाएगा और वे के आगे लंबी लिखा जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहां पहुंचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। अगला देखते हैं, जब छात्र समझते हैं कि उनमें काम के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए, तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति में मदद करने के लिए कर सकते हैं।
पहला ऑप्शन है ए सही आर गलत है, दूसरा ए और आर दोनों गलत हैं, तीसरा ए और आर दोनों सही हैं और ए आर की सही व्याख्या करता है, चौथा ए आर दोनों सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन 3 सही है, ए आर सही है लेकिन ए आर की सही व्याख्या करता है। कथन ए में क्या दिया गया है, शिक्षकों को बच्चों को ऐसे प्रश्नों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जैसे कि मेरा सीखने का लक्ष्य क्या है और वहाँ पहुँचने के लिए मुझे क्या करने की ज़रूरत है। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि बच्चों में अधिक संज्ञान और स्वनियमन को बढ़ावा देता है। कथन आर यह भी सही है। छात्र समझते हैं कि जिनके काम करने के प्रदर्शन का आत्म मूल्यांकन कैसे किया जाए तो वे इस समझ का उपयोग खुद को सीखने और अपनी प्रगति की मदद करने के लिए कर सकते हैं। आत्म मूल्यांकन छात्रों को अपनी कमियों और शक्तियों को पहचानने में मदद करता है। चूँकि यह कथन आर सीधे तौर पर स्पष्ट करता है कि अवकथन ए में दिए गए प्रश्न पूछना क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे छात्र मूल्यांकन और सीखने की प्रगति में सुधार होता है, इसलिए आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन कौन सही हो गया, थर्ड वाला, ये वाला। 10वां देखते हैं, अधिगम के निर्देशित खोज आधारित उपागम में शिक्षार्थियों को स्वयं के लिए ज्ञान की रचना के अवसर प्रदान किए जाते हैं। शिक्षक एक तनासा के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक द्वारा किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उन्हें के हल पर छोड़ दिया जाता है। किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। इसका ऑप्शन पहला सही है क्योंकि ये वाला पहला वाला फर्स्ट वाला, शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान के लिए रचना के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अधिगम की निर्देशित खोज आधारित उपागम में क्या होता है, पहला शिक्षार्थियों को स्वयं के ज्ञान की रचना के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं, यह सही है। कारण क्या क्या है, निर्देशित खोज उपागम एक छात्र केंद्रित शिक्षण विधि है। इसमें शिक्षक छात्रों को सीधे उत्तर देने के बजाय संकेत सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। छात्र अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग करके स्वयं प्रयोग करते हैं और नए नियमों या सिद्धांतों की खोज ज्ञान की रचना करते हैं। शिक्षक एक तनासा के रूप में कार्य करता है और शिक्षार्थी श्रोताओं के रूप में कार्य करता है, यह गलत है। कारण क्या है, क्योंकि व्याख्या पारंपरिक शिक्षक केंद्रित या व्याख्यान विधि की है, खोज आधारित शिक्षण की नहीं है। तीसरा, शिक्षक द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना शिक्षार्थियों को उनके हल पर छोड़ दिया जाता है, यह भी गलत है। कारण क्या है, प्रश्न में स्पष्ट रूप से निर्देशित खोज लिखा है कि इसका मतलब है कि शिक्षक पूरी तरह से गायब नहीं होता है बल्कि मार्गदर्शन के रूप में लगातार सहायता और दिशा प्रदान करता है। चौथा, किसी पूर्व योजना या पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, यह भी गलत है क्योंकि किसी भी खोजपरक अधिगम के लिए छात्रों के पास बुनियादी पूर्व ज्ञान होना अनिवार्य है जिसके कारण वे आगे खोज कर सकें। साथ ही शिक्षक को इसकी बहुत सटीक पूर्व योजना बनानी पड़ती है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, पहला वाला, ये वाला, शिक्षार्थियों को स्वयं ज्ञान की रचना के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के 10 से 20 अगले वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इसको बनाने में बहुत ही मेहनत लगी है और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। धन्यवाद।